Hello dear students. In today's lecture we are going to deal with the next portion of thermodynamics. जो भी हमने प्रीवियसली पढ़ा था थर्मोडायनेमिक्स के बारे में उससे आगे बढ़ेंगे। हमने प्रीवियस लेक्चर में क्या क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था आइसोथर्मल प्रोसेस के बारे में, आइसोबेरिक प्रोसेस, आइसोकोरिक प्रोसेस, फिर उसके बाद साइक्लिक प्रोसेस क्या होती है, एडियाबैटिक प्रोसेस क्या होता है, रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल रिएक्शंस क्या होते हैं, एक्सटेंसिव एंड इंटेंसिव प्रॉपर्टी क्या होती है, स्टेट फंक्शन और पाथ फंक्शन ये सब क्या होता है। तो हमने वर्क के बारे में भी पढ़ा था कि वर्क कैसे हम निकाल सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं, उससे रिलेटेड कुछ चीजें हमने देखी थी। आज क्या करेंगे? वी विल ट्राई टू फाइंड आउट द वर्क डन इन केस ऑफ इरिवर्सिबल रिएक्शन एंड इन केस ऑफ रिवर्सिबल रिएक्शन। इन दोनों के बारे में हम बात करेंगे। तो उससे पहले हम क्या करते हैं, एक जो हमने लास्ट टाइम पढ़ा था रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल रिएक्शन का, उसके बीच में एक ग्राफ प्लॉट करते हैं। ग्राफ के बेसिस पे हमको डिसाइड करना होता है कि कोई रिवर्सिबल है या इरिवर्सिबल प्रोसेस है। जनरली क्या होता है कि रिवर्सिबल प्रोसेस में ज़्यादा मोशन हमको देखने को नहीं मिलती है, इक्विलिब्रियम कंडीशन होता है, ज़्यादा फ्लक्चुएशन उसके अंदर देखने को नहीं मिलती है। लेकिन यही इरिवर्सिबल प्रोसेस देखें तो उसमें स्पाइक्स मिलते हैं, हमको मूवमेंट मिलती है ज़्यादा। तो यही ग्राफ देखिए, कोई भी मूवमेंट नहीं दिख रहा आपको, इजीली एक्सपोनेंशियली ग्राफ डिक्रीज होता हुआ दिख रहा है, क्योंकि आपको पता है कि जैसे जैसे प्रेशर कम होने लगेगा, प्रेशर एक्सटर्नल प्रेशर कम होने लगेगा तो वॉल्यूम क्या होगा, वॉल्यूम क्या होगा, बढ़ने लगेगा, वॉल्यूम बढ़ने लगेगा। तो ये वॉल्यूम बढ़ता हुआ दिख रहा है यहाँ से, इस तरफ वॉल्यूम, इस तरफ P प्रेशर। तो कुल मिलाकर के क्या हो रहा है कि जब भी आपने प्रेशर को कम करोगे, बाहर से लगने वाले प्रेशर को कम करोगे, तो इंटरनल वॉल्यूम जो है, गैस जो है वो एक्सपेंड करेगा। गैस क्या करेगा? एक्सपेंड करेगा। तो जब गैस में एक्सपेंशन होता है, किसमें? गैस में एक्सपेंशन होगा, तो अगर एक्सपोनेंशियली आपको दिखेगी माइन्यूट चेंज होती हुई, तो ये चीज क्या कहलाता है हमारे पास? रिवर्सिबल कंडीशन कहलाता है। और अगर सडन बहुत हाई पीक्स देखने को मिल जाए आपको, देखिए ये जो आप पीक्स देख रहे हो, तो समझ जाना कि ये प्रोसेस कैसा है, इरिवर्सिबल प्रोसेस है। इसीलिए इसके अंदर ज्यादा मूवमेंट आपको दिख रही है एक्सपोनेंशियल वैल्यू के अलावा। ये इतना सा ही एरिया कवर कर रहा है, मतलब एरिया कवर्ड बाय पीवी ग्राफ इज लेस। पीवी ग्राफ किसके बारे में बताता है? वर्क डन। क्योंकि हमने वर्क डन लास्ट टाइम में पढ़ा था, W इज इक्वल टू क्या होता है? P इंटू dV। P एक्सटर्नल इंटू dV और माइनस का साइन लगा रहे थे। तो P और V के बारे में जब भी हम बात करेंगे तो उसका जो एरिया है वो हमको किसके बारे में बताएगा? वर्क डन के बारे में बताएगा। वर्क डन, तो यहां से हमको वर्क डन के बारे में पता चलता है। अब अगर यहां पर देखें, यहां पर भी वर्क डन पता चलता है, लेकिन यहां पर वर्क डन क्या है, आपको पॉजिटिव होता हुआ दिखेगा। क्या होता हुआ दिखेगा? पॉजिटिव होता हुआ दिखेगा, मोशन होते हुए इसके अंदर दिखती है। तो यहां पर देखिए एक्सपोनेंशियल वैल्यू, ये वाली जो वैल्यू है वो किसके लिए है हमारे पास? रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए, रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए। लेकिन रिवर्सिबल प्रोसेस से अलग कैसे है? यहां पर सडन स्पाइक्स हमको देखने को मिलता है, वर्क डन में वेरिएशन दिखता है हमको। रिवर्सिबल प्रोसेस में वर्क डन बहुत छोटा होता है, इसी तरीके से वाइब्रेट करता हुआ दिखता है, तो एक ही जगह पर, इसलिए यहां पर ये एक्सपोनेंशियली डिक्रीज होता हुआ दिखता है। लेकिन यहां पर वेरिएशन। तो अगर ये बात करें तो किसके लिए? रिवर्सिबल। और ये बात करें तो वर्क डन किसके लिए है? इरिवर्सिबल प्रोसेस के लिए है। तो ग्राफिक का क्या होता है कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हम देते हैं तो ग्राफ के बेसिस पे पूछ लेता है कि ये कौन सा रिएक्शन को बता रहा है, क्या ये रिवर्सिबल रिएक्शन है, इरिवर्सिबल रिएक्शन है, दोनों है, या दोनों में से कोई भी नहीं है। तो हमको दिमाग लगा करके इसको सॉल्व कर लेना, ठीक है। अच्छा, अब ये चीज दे रखी है हमारे पास, रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए हमको क्या करना है? वर्क डन निकालना है। वर्क डन तो हमने ग्राफिकली देख लिया कैसे होता है, अब इसको कैलकुलेट भी करना है। तो हम कैलकुलेट करने का एक जनरल फार्मूला निकालेंगे जिससे हम वैल्यू पुटअप करके इजीली कैलकुलेट कर पाए। तो हम इनके बारे में बात करते हैं। देखिए ये कहां से है, इन सब चीज के बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है। देखिए समझते हैं इस बारे में। हमारे पास क्या निकालना है? वर्क डन। क्या निकालना है? वर्क डन फॉर रिवर्सिबल प्रोसेस। कौन सा प्रोसेस है? रिवर्सिबल प्रोसेस, ठीक है। अब आपको पता है कि रिवर्सिबल प्रोसेस के अंदर क्या होता है, जैसे कि हमने प्रीवियस लेक्चर में बात भी करी थी
कि जैसे ये कोई एक टम्बलर है, क्या है ये टम्बलर, और ये लिक्विड का सरफेस है, ये टम्बलर है और ये लिक्विड का सरफेस है। तो यहां से क्या होता है कि हमारा जो पिस्टन है, कौन सा है ये पिस्टन, तो क्या होता है कि बाहर से लगने वाला प्रेशर जिसको हम एक्सटर्नल प्रेशर कहते हैं और गैसियस मॉलिक्यूल्स के लगने वाला जो प्रेशर है Pg, ये लमसम इक्वल हो जाता है। लमसम क्या हो जाता है इक्वल। तो पिस्टन ना तो ऊपर होता हुआ एकदम से दिखेगा ना ही नीचे, लेकिन मूव करेगा तो ये वाइब्रेट होता हुआ दिखेगा। इनफाइनाइट टाइम फ्रेम में यहां पर इनफाइनाइट मैनी वर्क होगा। अब आप ही सोचो कि अगर पिस्टन ऊपर मूव होगा तो कोई ना कोई प्रेशर और वॉल्यूम लग रहा होगा तो वर्क डन होगा वहां। फिर पिस्टन नीचे हुआ तो वहां पर वर्क डन हुआ, फिर ऊपर हुआ, फिर नीचे हुआ, फिर ऊपर हुआ, फिर नीचे हुआ, ऐसे करके बहुत सारे वर्क यहां पर हो रहे हैं। तो हम क्या कर सकते हैं इनफाइनाइट मैनी वर्क। तो हम क्या करेंगे, हम इन सारे वर्क को ऐड कर लेंगे। हम क्या करेंगे, इन सारे वर्क को क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे। ऐड ऑल द वर्क डन, ऐड ऑल द वर्क डन बाय द सिस्टम। सारे जितने भी वर्क हुए उन सबको क्या कर लो, ऐड कर लो। तो अगर ऐड करेंगे, इतने सारे वर्क हैं, हम इतने सारे वर्क को ऐड कैसे करें, बड़ा कैलकुलेटिव मामला हो जाएगा। तो यहीं पर हम किसकी सहायता लेते हैं, एडिशन का दूसरा नाम भी है हमारे पास मैथ्स में, ऑपरेटर है जिसको हम इंटीग्रेशन कहते हैं। क्या कहते हैं उसको, इंटीग्रेशन कहते हैं। तो इंटीग्रेशन एक टेक्निक है जो कि हम यूज कर सकते हैं इन ऑर्डर टू ऐड द बिग वैल्यूज। तो बिग वैल्यूज को ऐड करने के लिए यूज किया जाता है। जनरली इसको हम कैसे बताते हैं, एक पर्टिकुलर साइन कन्वेंशन यूज करते हैं, साइन यूज करते हैं, इस तरीके से सिंबलाइज करते हैं इसको। अब इसके अंदर क्या होगा, देखिए हमारे पास वर्क डन हो गया। वर्क को हमने क्या लिखा था लास्ट टाइम, W इज इक्वल्स टू माइनस पी एक्सटर्नल इंटू dV। W इज इक्वल्स टू माइनस पी एक्सटर्नल इंटू dV। dV क्या है, चेंज इन वॉल्यूम, लेकिन ये चेंज कैसा है, माइन्यूट चेंज है, बहुत स्मॉल चेंज। जब भी D लगाया जाएगा तो मतलब किसके लिए बात हो रही है, वेरी स्मॉल चेंज। ठीक है, अगर ये ऐसा लिखा हो माइनस पी एक्सटर्नल इंटू डेल्टा वी, डेल्टा वी किसके लिए यूज करते हैं, बिगर चेंज के लिए। डेल्टा किसके लिए यूज करते हैं, बिगर चेंज के लिए। ठीक है, तो ये चीज हमने ले लिया। अब कहानी क्या आती है हमारे पास, समझिएगा कि मेरे को वर्क डन के लिए एक्सप्रेशन निकालना है। तो W इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, माइनस पी एक्सटर्नल इंटू dV। लिख लिया हमने, लिख लिया। अब क्या करेंगे, जितने भी वर्क हो रहे हैं, चाहे W1, W2, W3, W4, जितने भी वर्क डन है, सो ऑन, फाइनल स्टेप तक उन सबको जोड़ दो। उन सबको जोड़ना मतलब इंटीग्रेट करना। तो इसको क्या करेंगे, इंटीग्रेशन के साइन में ले आएंगे। किसके साइन में ले आएंगे, इंटीग्रेशन। तो यहां पर माइनस साइन बाहर कर देते हैं, P एक्सटर्नल इंटू dV कर देते हैं। क्या कर देते हैं, dV। dV का मतलब क्या है कि प्रेशर में तो कोई चेंज नहीं आ रहा, प्रेशर हम कांस्टेंट रख रहे हैं। क्यों, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया कि इस टाइप के रिवर्सिबल प्रोसेस में P एक्सटर्नल है वो नेग्लिजिबली इक्वल टू P गैसियस होता है। नेग्लिजिबली इक्वल टू P गैसियस, ये दोनों लगभग सेम होते हैं, लगभग। तो जब ये सेम है तो ये कांस्टेंट वैल्यू, इसमें ज्यादा वेरिएशन हमको देखने को मिलेगा। तो वेरिएशन किसमें देखने को मिलेगा, dV। तो हमको ऐड भी क्या करना है, इसके अंदर कितना चेंज हुआ उन सब को ऐड कर दें, इससे मल्टीप्लाई कर दें, तब काम हमारा बन जाएगा। तो हम क्या करते हैं, हमको मतलब किससे है, dV से। अब dV कहां से स्टार्ट हो रहा है, वॉल्यूम कहां से हो रहा है, इनिशियल, और कहां तक जा रहा है, फाइनल। ध्यान रखिए, कहां से स्टार्ट हो रहा है वो नीचे की तरफ लिखते हैं, कहां तक जा रहा है वो ऊपर की तरफ। इसको कहा जाता है अपर लिमिट। क्या कहा जाता है इसको, अपर लिमिट। और इसको कहा जाता है लोअर लिमिट। इसको लोअर लिमिट कहा जाता है, अपर लिमिट, लोअर लिमिट। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे वो देख लेते हैं हम। देखिए यहां पर हमने क्या किया, इंटीग्रेशन का साइन लगाया। अब ये वाली जो चीज है भाई साहब, ये वाली जो चीज है P एक्सटर्नल है, ये हम सब किसके लिए कर रहे हैं, आइडियल गैस कंडीशन में। किसमें कर रहे हैं, आइडियल गैस के लिए कर रहे हैं। तो आइडियल गैस का एक इक्वेशन होता है, क्या होता है, PV इज इक्वल्स टू nRT। अगर हम एक ही सिस्टम के लिए निकाल रहे हैं तो नंबर ऑफ मोल सेम होते हैं, नंबर ऑफ मोल सेम होते हैं। ठीक है,
तो यहां से ही मैं P के जगह पे ये लिख सकता हूं क्या, N/V/RT। यहां से हमने जो P के लिए जगह पे वैल्यू निकाली है उसको यहां पर रख देंगे, इसके जगह पे रख देंगे, P एक्सटर्नल के जगह पे। ठीक है, ये एक्सटर्नल प्रेशर है, ठीक है। तो P एक्सटर्नल के जगह पे अगर मैं ये रख देता हूं तो क्या होगा, देखिए यहां पर हम लिख लेंगे N/V, P के जगह पे लिख रहा हूं N/V R/T, साइन माइनस का लगाएंगे, क्या लगाएंगे, माइनस का, इसको ऑपरेटर के अंदर रख रहे हैं, इंटू dV लिखेंगे, फिर लिखेंगे VI और यहां पर क्या लिखेंगे VF, क्या लिखेंगे VI और यहां पर क्या लिखेंगे VF। अब क्या होगा, देखिए यहां पर V है, यहां पर dV है। जिस ऑपरेटर के रेस्पेक्ट में चेंजेस हम देख रहे होते हैं उसी से हमको मतलब होता है। बाकी ये तो गैस कांस्टेंट है, ये हमारे पास टेम्परेचर है जो सेम रखा जाएगा एक रिएक्शन के लिए, नंबर ऑफ मोल्स भी एक रिएक्शन के लिए सेम रहेगा। इन तीनों को जो कि कांस्टेंट वैल्यू उसको बाहर कर देता है, उससे हमको मतलब नहीं है ऑपरेटर में। ठीक है, इंटीग्रेट किया हमने, क्या लिखा हमने dV/V, क्या लिखा हमने इंटीग्रेशन dV/V, यहां पर V इनिशियल और यहां पर V फाइनल। अब नोट डाल के एक चीज लिखेंगे, ये इंटीग्रेशन का एक लॉ है। ठीक है, देखिए कभी भी अगर इंटीग्रेशन ऑफ dV/V करना हो तो इसकी वैल्यू होती है केमिस्ट्री में, किसमें, केमिस्ट्री में ln(V), मैं केमिस्ट्री के टर्म से बता रहा हूं, मैथ्स में जनरली हम इसको log बेस 10 में लिखते हैं। अब अगर ये ln(V) है तो ln(V) का मतलब क्या होता है, log बेस E/V। बेस में क्या होता है, E होता है जब हम नेचुरल लॉग यूज करते हैं। ये कौन सा है, नेचुरल लॉग। अब इसको log बेस 10 में अगर हमें कन्वर्ट करना है तो क्या करना पड़ेगा, 2.303 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, कितने से, 2.303। जब भी ln लिखा होगा जिसके भी आगे, उसको आप इसमें कन्वर्ट कर सकते हो, इसमें बेस 10 में, बेस 10 में कन्वर्ट करने के लिए आपको कितना मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, जो भी दे रखा है 2.303 से। अब ये log बेस 10 ऑफ V हो जाएगा, E के जगह पे क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा, लेकिन कब, 2.303 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो हम इसमें क्या करेंगे, 2.303, ये भी देखिए dV/V है तो इसको क्या लिख लूंगा मैं, ln(V), क्या लिख लूंगा, ln(V), यहां पे लिख लेंगे ln(V) और ऊपर क्या लिख देंगे VF, नीचे क्या लिख देंगे VF। इस इंटीग्रेशन को हमने सॉल्व कर लिया। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ गई। अब आगे की कहानी समझते हैं। देखिए उससे पहले चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ले लिया आपने, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए तो W क्या हो जाएगा, -(NRT) लिखा होगा ln(V), लोअर लिमिट VI, अपर लिमिट VF। कहां से कहां तक गए। अब इसको ln(V) की जगह पे मुझे log में लाना है बेस 10 में, तो क्या करूंगा, 2.303 से मल्टीप्लाई करूंगा और यहां पर ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, log बेस 10 ऑफ V, और ये क्या हो जाएगा VF और ये VI। तो log अगर आपने लिख लिया तो बेस 10 लिखने की जरूरत नहीं है, अंडरस्टूड है कि ये बेस 10 में हो गया, जब तक कुछ नया लिखा हो दूसरा। और ln लिखा है तो अंडरस्टूड है ये बेस E में, ध्यान रखिए। ठीक है, तो इसको लिखने की जरूरत नहीं है। मैथ्स वाले स्टूडेंट जो 12th क्लास में पढ़ते हैं, जब हम उसको log पढ़ाते हैं तो बेस 2 में भी हो सकता है, 0.1 भी हो सकता है, 0.2, 0.5, कुछ भी हो सकता है, लेकिन केमिस्ट्री में हम बेस 10 में ही डील करें। ठीक है, चलो अब देखिए इसको सॉल्व करने का तरीका क्या होता है। देखिए यहां पे लिख लेते हैं -2.303 NRT। देखिए एक बार ये ऊपर वाला वैल्यू V की जगह पे लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, log V, उल्टा लिख दिया, VF/VI होगा। यहां पर VI और यहां पर VF, तो पहले क्या लिखेंगे, VF, क्या लिखेंगे VF, फिर लगाएंगे माइनस का साइन, क्या लगाएंगे, माइनस का साइन। एक वैल्यू रखा हमने, फिर दूसरा वैल्यू डालने से पहले माइनस साइन लगाएंगे। ठीक है, अपर लिमिट माइनस
लोअर लिमिट, अब इस लोअर लिमिट को रखो, log बेस 10 ही है, यहां पर v i तो अपर माइनस इनिशियल लोअर लिमिट, तो ये वैल्यू हो जाएगी। अब एक प्रॉपर्टी होती है log की, एक प्रॉपर्टी होती है log की कि जब भी log m माइनस log n होता है तो इसको log m by n लिख सकते हैं। जब भी log m, ये m के जगह पे हो जाएगा, ये हमारे पास n के जगह पे हो जाएगा, तो क्या ये भी log m माइनस log n की तरह दिख रहा है? अगर दिख रहा है तो क्या मैं इसको m by n लिख सकता हूं? लिख सकता हूं। तो -2.303 n r और t लिख लेंगे log m by n, मतलब vf upon vi, ये हो जाएगा हमारा इसका पूरा एक्सप्लेनेशन पार्ट। ठीक है, ये इसका आंसर हो गया। तो वर्क डन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? -2.303 n r t log of vf upon vi, ये हो गया एक्सप्रेशन फॉर वर्क डन फॉर रिवर्सिबल प्रोसेस व्हेन द वॉल्यूम इज गिवन। जब वॉल्यूम के टर्म्स में ये चीजें दे रखी है, आप कहेंगे कि अगर वॉल्यूम के टर्म्स में ना दे करके प्रेशर के टर्म्स में दे दे, फिर क्या करेंगे? फिर क्या इसको चेंज कर लेंगे। देखिए, एक लॉ होता है बॉयल्स लॉ। कौन सा लॉ होता है? बॉयल्स लॉ। यहां पे नोट में लिखेंगे हम, नोट ए, बॉयल्स लॉ होता है। कौन सा लॉ होता है? बॉयल्स लॉ। बॉयल्स लॉ कहता है कि P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V, मतलब प्रेशर बढ़ाओगे तो वॉल्यूम घटेगा, प्रेशर बढ़ाओगे तो वॉल्यूम घटेगा। ये बात सभी जने जानते हैं कि जैसे जैसे हम प्रेशर को बढ़ाते हैं तो वॉल्यूम कम होता चला जाता है, बिल्कुल। लेकिन ये किस पे होता है? कांस्टेंट टेम्परेचर। टेम्परेचर को कांस्टेंट रखना है, नहीं रखोगे तो अंदर से मॉलिक्यूल जो होता है एक्टिवेट होता है, पिस्टन को ऊपर की तरफ धकेलने लग जाता है, तो उसमें ज्यादा वेरिएशन हम नहीं देख पाते हैं, समझ लो। तो टेम्परेचर को कांस्टेंट रखना, इंक्रीज नहीं करना। अब इसी चीज को जब सॉल्व करते हैं तो इसके जगह पे k अपॉन v लिख सकते हैं, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। अब k इज इक्वल टू क्या लिख सकता हूं मैं? pv, या pv इज इक्वल टू कांस्टेंट। अब अगर अलग अलग गैस के लिए अलग अलग प्रेशर लगा रहे हो तो अलग अलग वॉल्यूम भी बनेगा। तो इसी चीज की जगह पे अगर पहले के लिए ले रहा हूं तो p1 v1 लिख सकता हूं इज इक्वल टू k। दूसरे एक और पार्टिकल के लिए मैंने ले लिया तो p2 v2 ले लिया उसके लिए इज इक्वल टू k। अब दोनों की जगह पे k ही आ रहा है तो इसकी वैल्यू को उसकी जगह पे सब्स्टिट्यूट किया जा सकता है। तो लिख सकते हैं दोनों से p1 v1 इज इक्वल टू p2 v2। ये एक एक्सप्रेशन होता है। तो यही चीज को हम यहां पर यूज करने वाले हैं। P1 को यहां पर P इनिशियल V इनिशियल लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? P इनिशियल V इनिशियल इज इक्वल्स टू P फाइनल V फाइनल। अब यहां से हमारे पास क्या आ जाएगा? P इनिशियल और इसको यहां पे डिवाइड में ले आओ, P फाइनल इज इक्वल्स टू P V फाइनल और इसको यहां पे डिवाइड पे लेके चले जाओ V इनिशियल। तो देखिए यहां पर क्या लिखा? VF अपॉन VI, VF अपॉन VI। इसके जगह पे क्या लिख सकते हैं? PI अपॉन PF, मतलब उल्टा। तो इसको प्रेशर के टर्म्स में अगर लिखेंगे तो 2.303 nRT log of PI अपॉन PF, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा वर्क डन व्हेन प्रेशर इज गिवन। व्हेन प्रेशर इज नॉट गिवन, वॉल्यूम इज गिवन, we can find out this using this. This is the expression of work done for a reversible process. अगर कोई irreversible process के लिए पूछ ले तो आसान है, W is equal to minus P external into dV। सिंपल ये वाला लगाएंगे। ये किसके लिए होगा? irreversible के लिए। ये किसके लिए है? रिवर्सिबल के लिए। किसके लिए है? रिवर्सिबल के लिए। समझ गए बात? यही चीज को NCERT के अंदर बता रखा है। ये देखिए, ये चीज जो लिख रखी है, देखिए VF अपॉन VI, क्या लिखी हुई है? VF अपॉन VI, ठीक है, ये चीज लिखी हुई है। देखिए अब देखिए लिखा हुआ आइसोथर्मल एंड फ्री एक्सपेंशन ऑफ एन आइडियल गैस, कि आइसोथर्मल प्रोसेस में वर्क डन कैसे निकालेंगे और जहां पर फ्री एक्सपेंशन होगा उसका मतलब क्या है? फ्री एक्सपेंशन का मतलब क्या है? तो समझते हैं इस बात को।
देखिए, जहां पर प्रोसेस आइसोथर्मल हो जाए उसका मतलब क्या है? देखिए, आइसोथर्मल प्रोसेस, आइसोथर्मल का मतलब क्या होता है? चेंज इन टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, या फिर कह दो चेंज इन टेम्परेचर जीरो होगा। क्यों? क्योंकि टेम्परेचर कांस्टेंट होता है थ्रूआउट। रिएक्शन में क्या होगा? टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा। आइसो मतलब सेम, थर्मल मतलब हीट। तो सेम टेम्परेचर अगर अप्लाई किया जाएगा तो सेम हीट ट्रांसफर होगी, तो कुल मिलाकर के नेट चेंज होगा वो होगा जीरो। तो टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा, ठीक है, अच्छी बात है। अब इसमें वर्क डन निकाल के बताओ, मुझे कहा वर्क डन निकालो, तो मैंने कहा निकाल लो, कौन सी बड़ी बात है, निकाल। देखिए, एक चीज मैंने आपको बताया था कि चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज फंक्शन ऑफ टेम्परेचर फॉर एन आइडियल गैस। एक आइडियल गैस के लिए जो चेंज इन इंटरनल एनर्जी होता है वो फंक्शन ऑफ टेम्परेचर होता है। मतलब टेम्परेचर वेराई करेगा तो इंटरनल एनर्जी भी वेराई करेगी, ये चीज ध्यान रखिएगा। तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी है, चेंज है इंटरनल एनर्जी, ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गई। अब कहानी आगे की समझिए। हमने कहा कि चेंज इन टेम्परेचर जीरो है, चेंज इन टेम्परेचर क्या है? जीरो है। मतलब क्या है कि इसका जो वेरिएशन है फंक्शन ये जीरो ही है, टेम्परेचर में कोई भी वेरिएशन नहीं हो रही, तो जीरो हो गया। तो जीरो हो गया तो डेल्टा यू की वैल्यू भी, चेंज इन इंटरनल एनर्जी भी क्या हो जाएगा? जीरो, क्योंकि ये फंक्शन ऑफ टेम्परेचर ही तो है, आइसोथर्मल प्रोसेस है, मतलब चेंज इन टेम्परेचर यहां पर जीरो हो जाएगा। तो डेल्टा यू की वैल्यू क्या हो जाएगी? जीरो, मतलब चेंज इन इंटरनल एनर्जी जीरो हो जाएगी। इंटरनल एनर्जी में भी कोई खास चेंज नहीं होगा, कांस्टेंट हो जाएगा। चेंज इन इंटरनल एनर्जी विल बी नेग्लिजिबल, टेंड्स टू जीरो, ठीक है। अब कहा आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए वर्क डन निकाल करके थोड़ा सा बताइए, बता देते हैं। लो भाई, फ्रॉम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, कि भाई साहब थर्मोडायनेमिक्स का पहला लॉ मुझे तो आता है, बार बार क्यों बता रहे हो? लो क्या होता है? डेल्टा यू इज इक्वल्स टू क्यू प्लस डब्ल्यू। क्या होता है ये? डेल्टा यू इज इक्वल्स टू क्यू प्लस डब्ल्यू। तो इससे हमारे पास क्या मिलेगा? क्या चीज मिलेगी? देखिए, डेल्टा यू की वैल्यू क्या है? जीरो। डेल्टा यू की वैल्यू क्या है? जीरो। तो मतलब क्या है कि भाई साहब मेरे को क्यू की वैल्यू मिल जाएगी, वो क्या होगा? इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ डब्ल्यू। मतलब अगर मेरे को हीट ट्रांसफर निकालना है फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस, तो मैं क्या लिखूंगा भाई साहब? Q इज इक्वल्स टू माइनस डब्ल्यू है, तो यहां पर माइनस डब्ल्यू का मतलब क्या है? डब्ल्यू हमने निकाल लिया है। क्या निकाला है? रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए क्या होता है? रिवर्सिबल के लिए, किसके लिए? रिवर्सिबल सॉरी, ये होता है माइनस ऑफ 2.303 nRT log ऑफ VF अपॉन VI, यही होता है। और माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस, तो 2.303 nRT log ऑफ VF अपॉन VI। ये अगर आप कैलकुलेट कर दोगे तो आपके पास हीट भी आ जाएगी। अगर प्रोसेस आइसोथर्मल है तो, प्रोसेस कैसा है? आइसोथर्मल है तो ये कर सकते हैं। ये आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए बात होगी, ठीक है। ये बात, यही चीज इसके अंदर लिखी है, ठीक है। देखिए, डेल्टा यू जीरो हो जाता है, ये वैल्यू आ जाती है हमारे पास। अगर एडियाबैटिक प्रोसेस होगा तो क्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी? जीरो। क्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी? जीरो। अगर क्यू की वैल्यू जीरो हो गई तो आपको पता है फ्रॉम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, डेल्टा यू इज इक्वल्स टू क्यू प्लस डब्ल्यू, क्यू प्लस डब्ल्यू। तो एडियाबैटिक में क्यू की वैल्यू जीरो हो जाती है, तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी वर्क डन के बराबर हो जाएगा। किसके बराबर हो जाएगा? वर्क डन। वर्क डन कैसे निकालोगे? पी एक्सटर्नल इनटू डेल्टा वी। रिवर्सिबल लिखा हो तो वो वाला इंटीग्रेशन वाला लगा देंगे, खत्म करके उड़ा देंगे, ठीक है। एक क्वेश्चन देख लेते हैं, उससे पहले ये फ्री एक्सपेंशन क्या होता है ये समझ में नहीं आया। देखिए, फ्री एक्सपेंशन क्या होता है ये समझ में नहीं आया, क्योंकि मैंने बताया भी नहीं। देखिए, फ्री एक्सपेंशन की कहानी समझते हैं। फ्री एक्सपेंशन
जैसे कि मैंने एक कोई टम्बलर लिया, क्या लिया है? टम्बलर। ये है मेरे पास गैसेस पार्टिकल। क्या है ये? गैसेस पार्टिकल। ठीक है। अगर ये गैसेस पार्टिकल लिया गया, ठीक है, कहा है भाई साहब कि एक्सटर्नल प्रेशर जो है वो है जीरो। एक्सटर्नल प्रेशर जो है वो क्या है? जीरो। मतलब बाहर से लगने वाली जो प्रेशर है, बाहर से जो लगने वाली प्रेशर है वो क्या है? जीरो। P एक्सटर्नल इज इक्वल्स टू जीरो। मतलब बाहर से कोई प्रेशर नहीं लग रहा है। जब बाहर से कोई भी प्रेशर नहीं लग रहा है तो भाई साहब ये क्या होगा? धीरे धीरे मॉलिक्यूल जब इसके अंदर एनर्जी गेन होगी तो ये क्या करेंगे? इस पिस्टन को ऊपर की तरफ धकेलेंगे और यहां पर क्या होगा? मॉलिक्यूल्स का एक्सपेंशन होगा, एक्सपेंड करेंगे। यही चीज कहलाती है फ्री एक्सपेंशन। क्या कहलाती है ये? फ्री एक्सपेंशन। ये जनरली कहां पर होता है? वैक्यूम के कंडीशन में, जहां पर एक्सटर्नल प्रेशर जीरो हो जाए वहां पर ध्यान रखिएगा वैक्यूम क्रिएट हो चुका है। क्या क्रिएट हो चुका है? वैक्यूम क्रिएट हो गया। वहीं पर हमारा इसका कॉन्सेप्ट लगता है फ्री एक्सपेंशन। तो अगर दे रखा हुआ क्वेश्चन कि उसमें फ्री एक्सपेंशन हो रहा है, किसी भी क्वेश्चन में लिख दिया कि फ्री एक्सपेंशन हो रहा है, या फिर लिख के दे दे कि ये वैक्यूम में रखा गया है गैस को, तो आप सीधा P एक्सटर्नल को जीरो लिख देना। और अगर वहां पे वर्क डन पूछे तो W इज इक्वल टू क्या होता है? PEX इनटू डेल्टा V और माइनस का साइन, यही होता है। अब इस केस में अगर वर्क डन पूछे तो वर्क डन इज इक्वल टू क्या होगा? अब क्योंकि फ्री एक्सपेंशन हो रहा है तो वर्क डन थोड़ी हो रहा है, अपने आप उड़ रहे हैं, अपने आप उड़ेगा, वर्क नहीं कर रहा है, कोई सिस्टम वर्क नहीं कर रहा है यहाँ। तो W इज इक्वल टू P एक्सटर्नल की जगह पे आप क्या रख दोगे? जीरो। तो जीरो इनटू डेल्टा V ये क्या हो जाएगा? जीरो ही होगा। वर्क डन यहाँ पर क्या होगा? जीरो जूल। कोई वर्क डन नहीं हो रहा है, फ्रीली एक्सपेंड हो रही है, कोई वर्क डन नहीं। समझ में आ रही बात मेरी? वर्क तब होगा जब किसी चीज को हम रेजिस्ट करते हुए आगे बढ़ते हैं। कोई रेजिस्टेंस ही नहीं है तो आराम से उड़ गया, वर्क डन हो ही नहीं रहा वहां पे। तो इसको कहा जाता है फ्री एक्सपेंशन। यही क्वेश्चन दे रखा है, देखिए क्या रखा? 2 लीटर, 2 लीटर है ऑफ एन आइडियल गैस। कंडीशन क्या है? आइडियल है। 2 लीटर वॉल्यूम दे रखी है, इनिशियल वॉल्यूम, ठीक है, एट अ प्रेशर ऑफ 10 atm एक्सपेंड्स आइसोथर्मिकली एक्सपेंड हो रहा है, मतलब डेल्टा T जीरो है। ठीक, अच्छी बात है। इनटू अ वैक्यूम। अब देखो ये वैक्यूम लिख के दे दिया। क्या लिख के दे दिया है? वैक्यूम, मतलब एक्सटर्नल प्रेशर जो लग रही है वो जीरो है, ठीक है। Until its total volume is 10 लीटर। अब 2 से ये फ्री एक्सपेंड होगा तो 10 लीटर बनेगा ही, वैक्यूम में है तो, ठीक है ये बात। हाउ मच हीट इज एब्सॉर्ब एंड हाउ मच वर्क इज डन इन द एक्सपेंशन। वर्क डन कहा? तो एक्सटर्नल प्रेशर अगर जीरो है तो P इंटू dV तो होता है, तो P ही जीरो है तो फिर वर्क डन में जीरो, वर्क डन में क्या हो जाएगा भाई साहब? जीरो। और अगर कोई काम हुआ ही नहीं तो कोई हीट कैसे बनेगा? एनर्जी जब ट्रांसफर होगी, काम करेगा वो सिस्टम के एनर्जीज को बढ़ाने के लिए, तभी तो वो हीट के फॉर्म में ट्रांसफर होगा। तो हीट भी क्या होगा? जीरो, कोई हीट नहीं बनेगा, नो हीट इज अब्सॉर्ब। समझ में आ रही बात? ये फ्री एक्सपेंशन का कंडीशन बन रहा है। अब अगला क्वेश्चन देखिए, कंसीडर द सेम एक्सपेंशन बट दिस टाइम अगेंस्ट द कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर ऑफ 1 atm। अगर बाहर से एक्सटर्नल प्रेशर अब वैक्यूम के जगह पे 1 atm लगाया जा रहा है तो आसान है। अब क्या करो? डेल्टा V निकाल लो। डेल्टा V क्या है? पहले का वॉल्यूम कितना था? 2, बाद में कितना बन गया? 10। तो 10 माइनस 2 करोगे तो डेल्टा V की वैल्यू 8 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 8। 10 माइनस 2 8। अब 8 इंटू कह रखा कि एक्सटर्नल प्रेशर 1 है तो 8 इंटू 1 करोगे तो 8 ही होगा। तो आंसर क्या हो जाएगा? 8 atm। खत्म कर। कह रहा कंसीडर द सेम एक्सपेंशन टू अ फाइनल वॉल्यूम ऑफ 10 लीटर कंडक्टेड रिवर्सिबली। तो रिवर्सिबली वाला है तो वर्क डन इज इक्वल टू क्या होता है? -2.303 nRT। क्या होता है? -2.303 nRT log ऑफ V फाइनल अपॉन V इनिशियल। फाइनल वॉल्यूम 10 है, इनिशियल वॉल्यूम 2 है, 2.303। R क्या है? गैस कांस्टेंट 8.314। टेम्परेचर हमको दे रखा है, टेम्परेचर कितना दे रखा है भाई साहब? टेम्परेचर नहीं दे रखा है, नहीं दे रखा है तो अपन 273 यूज कर लेंगे। और क्या यूज कर लेंगे? 273 यूज कर लेंगे इसमें, ठीक है। यहां पर लगाएंगे, इसका आंसर हमारे पास आ जाएगा। और नंबर ऑफ मोल्स कितने हो जाएंगे? देखिए
नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स हमारे पास यहाँ पर हो जाएंगे कितने, 10। कितने हो जाएंगे, 10। ये नंबर ऑफ मोल्स 10 कैसे आए ये मुझे आप बताएंगे कमेंट सेक्शन में। आसान है, लेकिन ये मोल कॉन्सेप्ट में मैंने पढ़ा रखा है, कैसे आएगा ये बताना आप मुझे कमेंट करके। नंबर ऑफ मोल्स 10 आएंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट का नाम क्या है, एंथैल्पी। बड़ा आसान चीज है, समझते हैं क्या कहानी है इसकी। देखिए एंथैल्पी क्या है, क्या है एंथैल्पी। एंथैल्पी इज नथिंग बट द अमाउंट ऑफ हीट सप्लाइड टू द सिस्टम। कितना हीट सिस्टम को सप्लाई किया गया है, कब, जब पूरे सिस्टम का, जब सिस्टम के ऊपर लगने वाला प्रेशर क्या हो, कांस्टेंट हो। जब पूरे सिस्टम के ऊपर प्रेशर को मैंने लगा है, जो एक्सटर्नल प्रेशर, उसको कांस्टेंट रखो कि भाई साहब 1 atm है तो 1 atm ही रखूंगा, उससे ज्यादा प्रेशर नहीं दूंगा। तो अगर प्रेशर थ्रू आउट द रिएक्शन सेम है तो उस समय जो एनर्जी, जो हीट में ट्रांसफर हो रही है, उस हीट को हम क्या कह देंगे, एंथैल्पी कह देंगे। तो कंडीशन क्या है हमारे पास एंथैल्पी के लिए, द अमाउंट ऑफ हीट, the amount of heat supplied to the system at constant pressure, जब कांस्टेंट प्रेशर पे जो अप्लाई किया गया है हीट, वही क्या कहलाता है हमारा, एंथैल्पी कहलाता है। इज टर्म्ड एज एंथैल्पी, उसी को हम एंथैल्पी कहते हैं, जिसको डिनोट हम किससे करते हैं, H से। किससे डिनोट करते हैं, H से। ध्यान रखिएगा, ये भी एक स्टेट फंक्शन है, ये भी क्या है, स्टेट फंक्शन है। स्टेट फंक्शन का मतलब क्या है कि ये फाइनल और इनिशियल पोजीशन पे डिपेंड करता है। किस पे, फाइनल एंड इनिशियल पोजीशन पे डिपेंड करता है। इसका एक्चुअल वैल्यू कैलकुलेट नहीं किया जा सकता, एक्चुअल वैल्यू कांट बी कैलकुलेटेड। इनका सिर्फ डिफरेंस ही कैलकुलेट किया जा सकता है। क्या किया जा सकता है, सिर्फ डिफरेंस ही कैलकुलेट किया जा सकता है, वो भी कैसे, विद द हेल्प ऑफ कैलोरीमीटर, विद द हेल्प ऑफ कैलोरीमीटर। कैलोरीमीटर के मदद से ही हम इसको कैलकुलेट करते हैं एक्सपेरिमेंटली, ठीक है। अच्छा, ठीक है बात, मतलब स्टेट फंक्शन है तो हम किसको कैलकुलेट कर सकते हैं, डेल्टा H को। किसको कर सकते हैं, डेल्टा H इज कैलकुलेबल, डेल्टा H इज कैलकुलेबल, इसको कैलकुलेट किया जा सकता है, ठीक है। अच्छी बात है, कहानी बात समझ में आ रही है मेरे। एंथैल्पी क्या होता है, तो अमाउंट ऑफ हीट सप्लाई टू द सिस्टम एट कांस्टेंट प्रेशर, प्रेशर को कांस्टेंट रखो, उस समय जो हीट सप्लाई की गई है सिस्टम को, उसी को एंथैल्पी कहते हैं। एंथैल्पी एक स्टेट फंक्शन है, मतलब फाइनल और इनिशियल पोजीशन पे डिपेंड करता है। तो एक्चुअल वैल्यू इसकी कैलकुलेट नहीं कर सकते, हम डिफरेंस को कैलकुलेट कर सकते हैं, और ये कैलकुलेट किया जा सकता है एक्सपेरिमेंटली विद द हेल्प ऑफ कैलोरीमीटर, विद द हेल्प ऑफ कैलोरीमीटर, ठीक है। इतनी बात आप समझ गए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए ये बात हमको समझ में आ गई, इतनी सी कहानी। अब इसका एक्सप्रेशन कैसे निकालें, इसका एक्सप्रेशन कैसे निकालें। एक एक्सप्रेशन होता है डेल्टा H इक्वल्स टू डेल्टा U प्लस P डेल्टा V। क्या होता है, डेल्टा H इक्वल्स टू डेल्टा U प्लस P डेल्टा V। अब आप कहेंगे ये चीज आई कहां से, तो मैं कहूंगा आसान है, बड़ा आसान है। इसमें क्या है, देखिए सबसे पहली बात तो आपको पता होना चाहिए फ्रॉम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, फ्रॉम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, थर्मोडायनेमिक्स क्या होता है,
डेल्टा U इज इक्वल्स टू Q प्लस W, डेल्टा U इज इक्वल्स टू Q प्लस W, एंड वी हैव टू apply this when pressure is kept constant. Pressure is kept constant. प्रेशर को क्या रखा गया है? कांस्टेंट रखा गया। प्रेशर को क्या रखा गया? कांस्टेंट। मतलब ये कांस्टेंट प्रेशर पे काम कर रहा है। ठीक है, अच्छी बात है। डेल्टा U इज इक्वल टू क्या होता है? QP। और आपको पता है वर्क डन की जगह पे हम क्या लिख लेते हैं? वर्क डन इज इक्वल टू माइनस P एक्सटर्नल इनटू dV। क्या होता है? dV, या इसको बिग चेंज के लिए हम क्या लिख सकते हैं? डेल्टा V। ठीक है, अब डेल्टा U की जगह पे क्या लिख सकते हो आप? U2 माइनस U1 इज इक्वल्स टू, यहां पर लिख दिया आपने QP, हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, और यहां पर कोई बात नहीं, ये डेल V है, डेल्टा, ठीक है, माइनस P, डेल्टा V की जगह पे क्या लिख सकते हो? V2 माइनस V1, V2 माइनस V1 मतलब V फाइनल माइनस V इनिशियल। अब हमने क्या किया? इसको अंदर मल्टीप्लाई करना है, कर लो। U2 माइनस U1 इज इक्वल्स टू QP माइनस PV2 प्लस PV1 प्लस PV1। तो अब क्या करते हैं? QP का टर्म एक तरफ रख लेते हैं, बाकी सबको उधर भेज देते हैं। तो QP इज इक्वल्स टू, इसको इधर भेज देते हैं, U2 वाला पेयर बनाते हैं। U2 ये माइनस का उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? प्लस का PV2, इसका एक पेयर बना दिया हमने। ठीक है, यहां पर माइनस ऑफ U1 है और इसको इधर भेजोगे तो ये माइनस ऑफ PV1 भी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? PV1। अब इसी चीज को सॉल्व करने का तरीका क्या है? QP इज इक्वल्स टू U2 प्लस PV2, और माइनस साइन अगर हमने कॉमन ले लिया, तो क्या हो जाएगा? U1 प्लस PV1, यही होगा। तो P, इस चीज को क्या लिखा जा सकता है? पूरे को देख लो तो QP इज इक्वल टू, देखो U2 माइनस U1 हो रहा है, PV2 माइनस PV1 हो रहा है, यही चीज हो रही है। इसी चीज को क्या लिखा जा सकता है? डेल्टा U लिखा जा सकता है। और इसको क्या लिखा जा सकता है? P तो देखो दोनों में कांस्टेंट है, तो P तो लिख लिया हमने। V2 माइनस V1 हो रहा है, तो इसको क्या लिख सकते हैं? डेल्टा V। और आपको पता है कि QP मतलब हीट एट कांस्टेंट प्रेशर को तो हम क्या कहते हैं? एंथैल्पी कहते हैं। डेल्टा H क्या कहते हैं? डेल्टा H, चेंज इन एंथैल्पी, इज इक्वल्स टू डेल्टा U प्लस P डेल्टा V। इस तरीके से ये हमारे पास आया जो यहां लिखा है। बात आपको समझ में आई? समझ पाए कि एक्सप्रेशन कैसे हुआ? हमको याद क्या रखना है? ये चीज को याद रखना है, बाकी ये निकालने का तरीका। कभी आप फंस गए, कभी फॉर्मूला याद नहीं आ रहा है, तो ये टेक्निक है जो आप यूज कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक देख लेते हैं क्या है जानकारी। ये एंथैल्पी के बारे में हमने थोड़ी सी जानकारी ली। कांस्टेंट वॉल्यूम पे इंटरनल एनर्जी निकाली जाती है, कांस्टेंट प्रेशर पे एंथैल्पी चेंज निकाली जाती है। देखिए यहां पर इस वैल्यू को हमने निकाला, डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस P डेल्टा V। अब इसको गैसियस टर्म्स में भी P डेल्टा V को हम कैसे चेंज कर सकते हैं समझना। एक और एक्सप्रेशन, अलग अलग एक्सप्रेशन है जिसका यूज अलग अलग जगह पे होगा। देखिए हमने लिखा डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस P डेल्टा V। अब आपको पता है, क्या पता है कि बाय फ्रॉम आइडियल गैस इक्वेशन, PV इज इक्वल टू क्या होता है? nRT। PV इज इक्वल टू क्या होता है? nRT। तो हमको पता है कि प्रेशर तो हम बाहर से लगाने वाला सेम लगा रहे हैं, तो वॉल्यूम में चेंज होगा पहले के लिए, और दूसरे के लिए नंबर ऑफ मोल्स लगेगा। एक कंडीशन लिया हमने, उसमें V1 ले लिया वॉल्यूम चेंज, और नंबर ऑफ मोल्स N1 ले लिया। बाकी R और T गैस कांस्टेंट होता है, सेम होता है। दूसरे में ले लिया हमने PV2
इज इक्वल्स टू N2RT। ये ले लिया। अब इन दोनों को मैं क्या कर लेता हूं, सब्सट्रैक्ट कर लेता हूं। ये नंबर 1 दे दिया, ये नंबर 1 देते हैं, इसको नंबर 2, इसको नंबर 3। तो क्या लिख सकता हूं, P V2 माइनस P V1, सेकंड थर्ड में से सेकंड को माइनस कर रहा हूं मैं, इज इक्वल्स टू N2RT माइनस N1RT। अब इसी की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूं, P कॉमन लेके V2 माइनस V1 इज इक्वल्स टू, और यहां पर RT को कॉमन लेकर के N2 माइनस N1 लिख सकता हूं, ले सकता हूं। ये किसके लिए लग रहा है, आइडियल गैस के लिए। किसके लिए लग रहा है, गैसियस मॉलिक्यूल पे भी लगता है। ध्यान रखिएगा, ये सिर्फ किस पे लगेगा, गैसियस मॉलिक्यूल, ये सब पे लगता है। ये वाला सिर्फ गैसियस वॉल्यूम पे ही लगेगा, ध्यान रखिएगा। तो इसको P डेल्टा V लिख सकता हूं मैं, इज इक्वल्स टू N2 माइनस N1 को क्या लिख सकता हूं, डेल्टा N, और फिर क्या लिखेंगे हम, R और T। ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये गैस पे एप्लीकेबल है तो यहां पे G लिख रहा हूं मैं। क्या लिख रहा हूं, नंबर ऑफ मोल्स किसका, गैस का। तो P डेल्टा V की जगह पे क्या लिखा जा सकता है, डेल्टा NgRT। तो इसके जगह पे मैं ये डेल्टा NgRT लिख दूंगा। क्या लिख दूंगा, डेल्टा NgRT। ठीक है, तो लिख लेते हैं। इसको कौन सा इक्वेशन दे दें, चौथा नंबर। तो पुटिंग फोर्थ इन फर्स्ट, पुटिंग फोर्थ इन फर्स्ट क्या मिलता है आपको, देखते हैं। तो हो जाएगा डेल्टा H इज इक्वल्स टू डेल्टा Q प्लस P डेल्टा V की जगह पे लिख सकते हैं हम डेल्टा NgRT। ये बहुत काम का है, IIT में आता है, स्टार मार्क कर लेंगे, इससे बहुत क्वेश्चंस बनते हैं। किसमें बनते हैं, IIT और नीट के अंदर इससे बहुत क्वेश्चन बनते हैं थर्मोडायनामिक्स में, इस पर्टिकुलर फार्मूला से। ध्यान रखिएगा, ये गैसेस के टर्म्स में यूज किया जाता है। अब एक एग्जांपल ले लेते हैं इसको समझने के लिए, इसको अप्लाई कैसे करेंगे। एक एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है, चलिए एक एग्जांपल ले लेते हैं, क्वेश्चन के थ्रू काम करेंगे। जैसे ये देखिए, ये दे रखा है क्वेश्चन, दे रखा है, ठीक है, ये NgRT हमने सीख लिया। If water vapor is assumed to be a perfect gas, वाटर वेपर को एक परफेक्ट गैस कह दिया गया, ठीक है, मतलब लिक्विड फेज से वो किस में जा रहा है, गैसियस फेज में जा रहा है। ये बात मोलर एंथैल्पी चेंज फॉर वेपराइजेशन ऑफ 1 मोल ऑफ वाटर एट 1 वेपर एट 100 डिग्री सेल्सियस इज 41 किलो जूल पर मोल। मतलब मोलर क्या दे रखा है आपको, एंथैल्पी चेंज। मोलर एंथैल्पी चेंज मतलब एंथैल्पी होती है डेल्टा H पर यूनिट नंबर ऑफ मोल्स अगर हम निकालें तो उसको मोलर एंथैल्पी कहा जाता है, ठीक है। कैलकुलेट द इंटरनल एनर्जी चेंज व्हेन 1 मोल ऑफ वाटर इज वेपराइज्ड एट 1 बार प्रेशर एंड 100 डिग्री सेल्सियस। मतलब क्या है कि मोल कितने दे रखे हैं, 1 मोल, कितने दे रखे हैं, 1 मोल इज वेपराइज्ड एट 1 बार प्रेशर एंड 100 डिग्री सेल्सियस। प्रेशर कितना है 1 बार, टेम्परेचर कितना है 100 डिग्री सेल्सियस। पूछा क्या है, कैलकुलेट द इंटरनल एनर्जी चेंज, मतलब डेल्टा U की वैल्यू पूछा है, डेल्टा H की वैल्यू गिवन है, मोल के टर्म में डील कर रहा है, मतलब N वाला यूज करना है। कौन वाला यूज करना है, N वाला। लेकिन क्या वो गैस है, पता कर लेंगे। कह रहा है वाटर वेपर, वेपर तो गैस ही होता है, तो लग सकता है। R हमको पता है 8.314 गैस कांस्टेंट, टेम्परेचर हमको 100 डिग्री सेल्सियस दे रखा है, केल्विन में कन्वर्ट कर लेंगे, 373 केल्विन हो जाएगा। इसको अप्लाई कर लेते हैं, देखिए कैसे अप्लाई किया। यहां पर ये लिक्विड लिखा हुआ, यहां पर ये गैस लिखा हुआ। क्या लिखा हुआ, यहां पर लिक्विड और यहां पर गैस। हमको निकालना है डेल्टा Ng। क्या निकालना है, डेल्टा Ng। देखिए जब डेल्टा Ng निकालना होता है मतलब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसेस, वेरिएशन ये क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट में मतलब फाइनल माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट या फिर इनिशियल कैलोरी। लेकिन ये किसमें लगता है, गैस होना चाहिए। नंबर ऑफ मोल्स किसका, गैस। तो नंबर ऑफ मोल्स को हमको देखना होता है, ठीक है। अब देख लीजिए स्टोइकियोमेट्री क्या दे रखा है, H2O यहां पर लिक्विड लिख रखा है और किसमें जा रहा है, H2O गैस। अब इसकी स्टोइकियोमेट्री कितनी है, 1, इसकी भी स्टोइकियोमेट्री कितनी है, 1, और हमको एक स्टोइकियोमेट्री की वैल्यू 1 मोल दे रखी है, कह रखा है 1 मोल है, तो मतलब 1 की वैल्यू ऑलरेडी हमको गिवन है 1 मोल। तो ये भी कितना हो जाएगा, 1 मोल। कितना हो जाएगा ये, 1 मोल, क्योंकि 1:1 रेशियो, ये चैप्टर 1 में हम पढ़ रखा है, हमने पढ़ रखा है स्टोइकियोमेट्री कोएफिशिएंट का रिलेशन रिएजेंट वाले में।
तो ये 1 मोल है, ये भी 1 मोल है। ये गैस है, ये लिक्विड है। तो अगर हम ये फॉर्मूला लगाएं डेल्टा एन जी, तो प्रोडक्ट का कितना है मोल? 1 मोल है। प्रोडक्ट का कितना है मोल? 1 मोल। तो यहां 1 लिखेंगे, माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट, लेकिन वो किसमें होना चाहिए? गैसेस। ये किसमें दिख रहा है आपको? लिक्विड फेज में। तो हम यहां पर 0 लिख देंगे। क्यों? क्योंकि गैसेस फेज में नहीं है ना। गैसेस फेज में होता है तब हम इसको 1 मानेंगे, 0 मानेंगे। तो आंसर क्या हो जाएगा? डेल्टा एन जी की वैल्यू 1 हो जाएगी। ये डेल्टा एन जी की वैल्यू आ गई। आर की वैल्यू हम ले लेंगे 8.314। टेम्परेचर हमको दे रखा है 100 डिग्री सेल्सियस, उसको कन्वर्ट कर लेंगे 373 केल्विन हो जाएगा। बस उसके अंदर तो डेल्टा यू पूछा है, डेल्टा यू इज इक्वल टू डेल्टा एच प्लस डेल्टा एन जी आर टी। डेल्टा एच की वैल्यू हमको दे रखा है 41 वैल्यू दे रखी है, वो वैल्यू रख देंगे यहां पर, काम हो जाएगा। ठीक है, ये दे रखा वैल्यू देखो 41, ये रख देंगे, आंसर बराबर। चलो, ये इसी टाइप का सेकंड क्वेश्चन है, ये आप घर पे ट्राई कर सकते हैं। एक्सटेंसिव और इंटेंसिव प्रॉपर्टी हमने पढ़ लिया है। देखिए यही चीज है, हाफ करने पे सेम रहता है नहीं रहता, वो वाली कहानी है। अब आ जाती है नेक्स्ट चीज जो है, वो है हीट कैपेसिटी। कौन सी चीज रहती है? हीट कैपेसिटी। देखिए, मान लेते हैं कि कोई एक ऑब्जेक्ट है, कोई एक ऑब्जेक्ट है, ये मान लेता हूं मैं कोई एक ऑब्जेक्ट है, इसमें मैंने कितना हीट अप्लाई किया, मतलब टेम्परेचर कितना बढ़ाया। जो भी हम उसके अंदर टेम्परेचर देंगे वो क्या हो जाएगा? एनर्जी के फॉर्म में कन्वर्ट होगा, और उससे इंटरनल एनर्जी बढ़ती है, धीरे धीरे मॉलिक्यूल काम करता है, और उसी से हीट रिलीज होती है। क्या होती है? हीट रिलीज। तो यहां पर हीट रिलीज किस पर डिपेंड कर रहा है? चेंज इन टेम्परेचर। जितना वेरिएशन आप लेके आओगे टेम्परेचर में, उतना हीट में वेरिएशन देखने को मिलता है। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। क्यों? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी, डेल्टा टी होता है। अब प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाएंगे तो एक कोफिशिएंट लगता है। इसी कोफिशिएंट को हम क्या कहते हैं? हीट कैपेसिटी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? हीट कैपेसिटी कहते हैं। इसको C से हम डिनोट कर देते हैं, C डेल्टा टी। अब क्या होता है कि जितना ज्यादा, देखिए क्या लिखेंगे हम इस तरीके से, Q इज इक्वल टू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा टी। तो Q इज इक्वल टू, अगर ये प्रोपोर्शनलिटी हटाएंगे तो C इंटू डेल्टा टी। अब क्या मैं कह सकता हूं Q अपॉन C इज इक्वल टू डेल्टा टी, या यहीं से कह सकता हूं जब वेरिएशन इन टेम्परेचर ज्यादा होगा, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा हीट कैपेसिटी के। मतलब क्या है? मतलब ये है कि अगर मुझे किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर हीट को बढ़ाना है, उसके हीटिंग इफेक्ट को बढ़ाना है, तो उसके लगने वाला जो टेम्परेचर वेरिएशन है वो बहुत ज्यादा होगा। टेम्परेचर बहुत ज्यादा लगाना पड़ेगा, तभी जाकर के हीट बढ़ेगी। हीट कैपेसिटी इनवर्सली रिलेशन है। हीट कैपेसिटी का इनवर्स रिलेशन है, मतलब बहुत ज्यादा जब टेम्परेचर तुम बढ़ाओगे, बहुत ज्यादा जब तुम टेम्परेचर बढ़ाओगे, बहुत ज्यादा, तब जाकर के हल्का सा हीट में चेंज आएगा, हल्का सा चेंज आएगा। इनवर्स रिलेशन, हीट कैपेसिटी टू बियर द हीट, कितना वो हीट को बियर कर सकता है, रोक सकता है। तो जब रोक सकता है तो टेम्परेचर बहुत लगाना पड़ेगा इसके अंदर की हीटिंग इफेक्ट को बढ़ाने में। यही चीज मैं कहना चाह रहा हूं, टेम्परेचर बहुत ज्यादा लगेगा, उसके कारण चेंज छोटा सा आएगा, छोटा सा चेंज, इनवर्स रिलेशन। तो अगर किसी का टेम्परेचर वेरिएशन ज्यादा मांग रहा है, मतलब हीट कैपेसिटी कम है। टेम्परेचर वेरिएशन अगर कम है तो हीट कैपेसिटी ज्यादा है। समझ गए बात? ये चीज लिख रखी है, इसको देखिए क्या कहानी है, क्या लिखा हुआ है। When C is large, heat capacity is large, a given amount of heat results in only a small temperature change, very small temperature change, हल्का सा टेम्परेचर चेंज होगा। ओवरऑल टेम्परेचर जो है पूरे सिस्टम का वो हल्का सा ही चेंज होगा, हल्का सा हीट में कन्वर्ट होगा। और सबसे ज्यादा हीट कैपेसिटी किसकी होती है? वाटर की। A lot of energy is needed to raise in temperature, बहुत ज्यादा एनर्जी लगती है उसके टेम्परेचर को बढ़ाने में, ध्यान रखना।
और अगर मोलर हीट कैपेसिटी बात करें तो पर यूनिट मोल के रेस्पेक्ट में बात होती है। एक मोल के रेस्पेक्ट में कितना हीट कैपेसिटी में चेंज आया है वो मोलर हीट कैपेसिटी कहलाती है, मोलर हीट कैपेसिटी। और एक होती है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। कौन सी होती है? स्पेसिफिक। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या होती है? द अमाउंट ऑफ एनर्जी, द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड to raise the temperature of 1 gram of substance by 1 degree Celsius। अब ये क्या चीज है? क्या चीज है? लिख के बताओ थोड़ा। देखिए देखिए, द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या होती है? स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, जब भी वर्ड स्पेसिफिक लिखा हुआ आ जाए मतलब स्टैंडर्ड कंडीशन में डील करता है। 1 यूनिटरी वैल्यूज होती है, तो लिखा होता है द अमाउंट ऑफ हीट अप्लाइड टू द सिस्टम टू रेज इट्स टेम्परेचर, टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम सब्सटेंस, 1 ग्राम सब्सटेंस का टेम्परेचर बढ़ाना कितना? बाय 1 डिग्री सेल्सियस इज टर्म्ड एज स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, एज स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। ठीक है, मतलब किसी भी एक, अब देखिए नॉर्मल हीट कैपेसिटी को हम स्मॉल सी से डिनोट करते हैं, लेकिन स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी को हम कैपिटल सी से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? कैपिटल सी। ध्यान रखिएगा, ठीक है। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या होती है कि 1 ग्राम मेरे पास सब्सटेंस है, मान लेते हैं कटोरे के अंदर, उसके टेम्परेचर को 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने में, 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने में जो हीट वो यूज करेगा ताकि 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ जाए उस 1 ग्राम सब्सटेंस का, वही जो चीज है उसको स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कहते हैं। ठीक है, कैपिटल सी से डिनोट करते हैं। अब देखिए रिलेशन की बात करते हैं, रिलेशनशिप। देखिए कभी भी अगर हमको एंथैल्पी चेंज निकालना है, डेल्टा एच की वैल्यू निकालनी है, तो ध्यान रखिएगा वो कांस्टेंट प्रेशर पे था। किस पे था? कांस्टेंट प्रेशर QP। लेकिन अगर मेरे को चेंज इन इंटरनल एनर्जी निकालनी है हीट कैपेसिटी के फॉर्म में, तो वो होता है कांस्टेंट वॉल्यूम में। वॉल्यूम को कांस्टेंट रखोगे तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी मिल जाएगा, प्रेशर को कांस्टेंट रखोगे तो चेंज इन एंथैल्पी मिल जाएगा। चेंज इन एंथैल्पी, कांस्टेंट प्रेशर, कांस्टेंट वॉल्यूम रखा तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी। देखिए ये चीज लिखा हुआ, देखिए QV लिखा हुआ, कांस्टेंट वॉल्यूम पे जो हीट होता है वो निकालता है डेल्टा यू। डेल्टा यू को निकालने के लिए देखिए ऊपर ही क्या लिखा हुआ था? Q = C डेल्टा T। देखिए Q = C डेल्टा T, Q डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा T था यहाँ पे, तो Q = C डेल्टा T। अभी मैंने आपको बताया था Q = C डेल्टा T। तो अब C की जगह पे CV लिख दिया मैंने, मतलब एट कांस्टेंट वॉल्यूम, तो CV डेल्टा T = डेल्टा U। फिर QP लिखा हो तो CP डेल्टा T दैट इज डेल्टा H। ये डेल्टा U और ये डेल्टा H। कांस्टेंट प्रेशर पे हीट होगा तो वो डेल्टा H को देगा, कांस्टेंट वॉल्यूम पे जो हीट होगा वो डेल्टा U डिटरमाइन करके देगा, और हीट के लिए CV डेल्टा T, CP डेल्टा T। अब हमको पता है एंथैल्पी का एक रिएक्शन था हमारे पास, डेल्टा H = डेल्टा U प्लस P डेल्टा V या डेल्टा PV। अब आपको पता है PV = क्या होता है? nRT। PV = क्या होता है? nRT। n है नंबर ऑफ मोल्स, तो नंबर ऑफ मोल्स यहाँ पर मैंने 1 मान लिया, 1 मोल की बात है। स्टैंडर्ड कंडीशन है ना, स्टैंडर्ड कंडीशन में हर एक चीज में 1 1 1 यूज करेंगे। 1 ग्राम सब्सटेंस, 1 डिग्री सेल्सियस, 1 मोल, 1, तो 1 मान लिया, ठीक है। डेल्टा U प्लस R, अब R तो गैस कांस्टेंट है तो इसमें तो वेरिएशन होगा नहीं, डेल्टा R तो लिख नहीं सकते, तो किस में लिखोगे? टेम्परेचर में, डेल्टा T लिख लिए। अब इसी चीज को डेल्टा H प्लस डेल्टा U प्लस R डेल्टा T हमने लिख लिया। अब डेल्टा H की जगह पे ये वैल्यू लिखो, CP डेल्टा T, CP डेल्टा T। डेल्टा U की जगह पे क्या लिखोगे? CV डेल्टा T लिख लिया, R डेल्टा T, यहाँ पर भी डेल्टा T, यहाँ पर भी डेल्टा T, यहाँ पर भी डेल्टा T, सबको कैंसिल कर दो क्योंकि इक्वल साइन है ना, कट जाएगा, कॉमन ले लेंगे।
तो बचेगा क्या, Cp, Cv और R। तो Cp माइनस Cv इज इक्वल टू R। ये एक रिलेशन है, मतलब मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर माइनस स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम इज इक्वल्स टू गैस कांस्टेंट। ये रिलेशन बहुत बार पूछा जाता है, स्पेशली फिजिक्स में ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है जब ये डिग्री ऑफ फ्रीडम से हो जाता है किसी भी मॉलिक्यूल के लिए, डायएटॉमिक, मोनोएटॉमिक, ट्राइएटॉमिक, पॉलीएटॉमिक, इन सब के लिए, तो वो फिजिक्स में ही पढ़ाया जाता है। ठीक है, अगर मेरे को चेंज इन इंटरनल एनर्जी एक्सपेरिमेंटली निकालना है तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, ध्यान रखिएगा, बॉम्ब कैलोरीमीटर। क्या यूज करते हैं, बॉम्ब कैलोरीमीटर। ये है बॉम्ब कैलोरीमीटर। जब भी बॉम्ब कैलोरीमीटर आपको एग्जांपल में दे रखा होगा तो समझ जाना कि वो चेंज इन इंटरनल एनर्जी की बात कर रहा है। जब भी कैलोरीमीटर सिर्फ लिखा होगा तो ध्यान रखना वो हमेशा डील करेगा चेंज इन एंथैल्पी के बारे में, अगर वो थर्मोडायनामिक्स से रिलेटेड है। ठीक है, अच्छी बात है। ठीक है, चलो ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि हम लेटर ऑन करेंगे। अब देखिए, अगर मेरे को एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन निकालना है, क्या निकालना है, एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन या फिर एंथैल्पी चेंज फॉर रिएक्शन। एंथैल्पी चेंज फॉर रिएक्शन, एंथैल्पी चेंज फॉर द रिएक्शन। ठीक है, एंथैल्पी चेंज फॉर द रिएक्शन। अब एंथैल्पी चेंज फॉर द रिएक्शन मतलब एंथैल्पी चेंज मतलब डेल्टा H, और रिएक्शन के लिए यहां पर R लिख दूंगा, या इसी चीज को ऐसे भी लिखा जा सकता है डेल्टा R ऑफ H, मतलब एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, एंथैल्पी चेंज ऑफ रिएक्शन। ये कैसे निकालते हैं, बड़ा आसान है। एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट, सॉरी, एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट, एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट माइनस एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट। जो भी प्रोडक्ट के साइड में हीट है माइनस कर लो जो रिएक्टेंट के साइड में हीट है, उन दोनों को अगर माइनस कर दे तो पूरे रिएक्शन का हीट पता चल जाएगा। मतलब मान लेते हैं कि रिएक्टेंट का हीट था 100 किलो जूल पर मोल, इतना था 100 किलो जूल। आपको पता है कि हर एक कोई भी रिएक्शन होता है तो उसमें रिएक्टेंट होता है और प्रोडक्ट होता है। रिएक्टेंट का भी इंडिविजुअल एनर्जी होती है और प्रोडक्ट की भी अपनी इंडिविजुअल एनर्जी होती है। ये प्रोसेस एक्सोथर्मिक होगा या एंडोथर्मिक होगा, ये कैसे पता करें? तो इसी चीज के लिए हम ये यूज करते हैं, एंथैल्पी चेंज। अब मान लेते हैं कि प्रोडक्ट जो बना उसकी एनर्जी थी 120 किलो जूल पर मोल, 120 किलो जूल पर मोल थी। अब इन दोनों का डिफरेंस निकालोगे तो रिएक्शन का कितना आ जाएगा, 120 माइनस 120 किलो जूल पर मोल। ये वैल्यू क्या आ गई, पॉजिटिव। ये वैल्यू क्या आ गई रिएक्शन के लिए, पॉजिटिव। तो अगर ये एंथैल्पी की वैल्यू पॉजिटिव आ जाती है तो समझ जाइएगा ये एंडोथर्मिक रिएक्शन है, मतलब इसमें हीट अप्लाई की गई है। ये एंडोथर्मिक रिएक्शन है। यही रिएक्शन, यही हीट को ये यूज करेगा बार बार रिएक्शन को आगे बढ़ाने के लिए। अगर ऐसा होता कि प्रोडक्ट का जो है हीट वो होता, मान लेते हैं 100 किलो जूल पर मोल, मान लेते हैं, उल्टा कर दिया हमने, और रिएक्टेंट का जो हीट है, वो कितना है, रिएक्टेंट का जो हीट है वो मैंने मान लिया भाई साहब कितना है, 120 किलो जूल पर मोल। लेकिन इन दोनों को माइनस करोगे तो कितना आएगा, माइनस का 20 किलो जूल पर मोल। मतलब क्या है कि भाई साहब इसने 20 किलो जूल एनर्जी निकाली है तो ये प्रोसेस एक्सोथर्मिक हो जाएगा। तो इसके बेसिस पर हम ये पता कर सकते हैं कि रिएक्शन एक्सोथर्मिक होगा, एंडोथर्मिक होगा, ये कैसा प्रोसेस होगा। तो ये यूज करते हैं, ये हम कैलकुलेट कर लेते हैं हर एक रिएक्शन का। विद द हेल्प ऑफ कैलोरीमीटर वी कैन फाइंड आउट वेदर द प्रोसेस वुड बी द एंडोथर्मिक प्रोसेस, एक्सोथर्मिक प्रोसेस, whatever in between we can find out। ठीक है, अब आगे की कहानी समझते हैं। यही सब सारी चीजें इसके अंदर लिखी हुई है। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब देखिए
स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। स्टैंडर्ड वर्ड जब भी यूज करेगा तो ध्यान रखिएगा 1 मोल के रेस्पेक्ट में बात करेगा। 1 मोल, 1 डिग्री सेल्सियस, 1 ग्राम, हमेशा 1 यूज करेंगे। तो क्या लिखा हुआ देखिए, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन क्या होता है। स्टैंडर्ड जब भी लगेगा तो 1 के रेस्पेक्ट में बात करेगा। Standard enthalpy of a reaction is the enthalpy change for a reaction when all the participating substances are in their standard state. Standard state से मतलब क्या है कि यहाँ पर प्योर स्टेट पे होगा, और प्योर स्टेट से मतलब क्या है कि टेम्परेचर और जो प्रेशर है वो देखिए कितना रखा हुआ यहाँ पर 1 बार। प्रेशर कितना रखा हुआ है 1। मैंने कहा आपको 1 लिखा हुआ मिलेगा कोई ना कोई चीज। तो स्टैंडर्ड कंडीशंस के अंदर मतलब क्या है कि प्योर स्टेट में होना चाहिए। किसमें होना चाहिए वो प्योर, उसके अंदर इम्प्योरिटीज नहीं होना चाहिए। स्टैंडर्ड जिस फॉर्म से मार्केट से उठाया गया उस फॉर्म में, प्योरेस्ट फॉर्म में, उसको स्टैंडर्ड फॉर्म कहा जाता है। अब आता है एंथैल्पी चेंज ड्यूरिंग फेज ट्रांसफॉर्मेशन। कौन कौन से एंथैल्पी होते हैं जब फेज ट्रांसफर होता है, मतलब सॉलिड से लिक्विड में जाता है, लिक्विड से गैस में जाता है, या सॉलिड से गैस में जाता है, या गैस से सॉलिड में जाता है। ये सब 9th क्लास में हमने पढ़ी है। फ्रीजिंग हुआ, फ्यूजन हुआ, मेल्टिंग हुआ, वेपोराइजेशन हुआ, सब्लिमेशन हुआ, डिपोजिशन हुआ, ये सब सारी चीजें। तो देखिए पहला क्या चीज है, एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन। क्या होता है? द एंथैल्पी चेंज दैट अकम्पेनिज मेल्टिंग। फ्यूजन जब भी आएगा तो वो किसके लिए आएगा? सॉलिड से लिक्विड फेज में जाने के लिए। सॉलिड से लिक्विड फेज में जाने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड होगी, हीट रिक्वायर्ड होगी, 1 मोल में वेरिएशन लाने के लिए वो स्टैंडर्ड हीट ऑफ फ्यूजन है। फ्यूजन तो लिखा हुआ था एंथैल्पी चेंज दैट अकम्पेनिज मेल्टिंग ऑफ 1 मोल ऑफ सॉलिड सब्सटेंस। कौन सा मेल्ट किसको किया जा रहा है? सॉलिड सब्सटेंस को। इन अ स्टैंडर्ड स्टेट इज कॉल्ड स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन और मोलर एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन। स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन और मोलर एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन 1 मोल के रेस्पेक्ट में। कितने रेस्पेक्ट में? 1 मोल के रेस्पेक्ट। इसको बताते हैं डेल्टा फ्यूज ऑफ एच। और यहाँ पर हमेशा इस तरीके का मार्क बनाया रहेगा। ये मार्क बताएगा कि ये स्टैंडर्ड है। ये मार्क किसकी पहचान होती है? स्टैंडर्ड। ठीक है। इसी तरीके से अगर वेपोराइजेशन की बात करूं तो अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू वेपोराइज कर रहा है, लिक्विड से किस में जा रहा है? गैसियस फेज में। लेकिन किसके रेस्पेक्ट में बात करेगा? 1 मोल। द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू वेपोराइज 1 मोल of a liquid at constant temperature and under standard pressure। प्रेशर कितना रखेगा? 1 बार। प्रेशर होना चाहिए 1 बार। 1 मोल के रेस्पेक्ट में बात करेगा। स्टैंडर्ड टेम्परेचर से मतलब है 298 केल्विन, दैट इज रूम टेम्परेचर। दैट इज रूम टेम्परेचर इज कॉल्ड स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन या मोलर एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन। डेल्टा बीएपी एच, और ये साइन इसका बताता है स्टैंडर्ड कंडीशन का। स्टैंडर्ड कंडीशंस। अब आता है हमारे पास, अब देखिए नेक्स्ट कंडीशन हमारे पास क्या है। नेक्स्ट है हमारे पास स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन। सब्लिमेशन की जब भी बात करेंगे तो हम सॉलिड से किस फेज में जाएंगे? गैसियस फेज में। सॉलिड से गैसियस फेज में। तो क्या होता है? स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन इज द चेंज इन एंथैल्पी व्हेन 1 मोल ऑफ सॉलिड substance sublimes at a constant temperature and under standard pressure 1 bar। standard condition 298 Kelvin, standard pressure 1 atm 1 bar और 1 मोल के रेस्पेक्ट में बात करें तो किसकी बात कर रहा था? सब्लिमेशन मतलब सॉलिड से डायरेक्ट गैसियस फेज। ठीक है, ये कहानी हो गई। ये अलग अलग टाइप के रिएक्शंस हैं, मैकेनिज्म्स हैं जो आपको पता होने चाहिए। ये सब सारी चीजें जो है अब नेक्स्ट की चीजें हैं वो हम नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे। नहीं तो ये ओवर स्ट्रेच्ड वीडियो बन जाएगा। ओवर स्ट्रेचिंग नहीं करनी है, धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। 3rd वीडियो में हम प्रोसेस करेंगे कि ये लगभग कंप्लीट हो जाए और इससे आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे, मतलब क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर लेंगे। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड हैव अ ग्रेट डे। कीप वॉचिंग दिस वीडियोस एंड कीप ऑन एनकरेजिंग अस। Thank you for joining me, signing off from Chemistry Gurukul channel. Thank you for watching.